हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 2 की घात 3n माइनस में 7n माइनस में 1 भाज्य किससे है। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। पहले विकल्प में 64 से, दूसरे विकल्प में 36 से, तीसरे विकल्प में 49 से और चौथे विकल्प में 25 से। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे ये जो सवाल हल होने वाला है वो द्विपद प्रमेय के उपयोग से होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय। अब द्विपद प्रमेय कैसे उपयोग करेंगे, इसका प्रसार कैसा होता है वो हम लोग बता देते हैं। जैसे मान लो a प्लस बी इसकी घात n हो जाए तो ये बराबर बन जाता है एन सी जीरो ए की घात n बी की घात जीरो। फिर आगे चलेंगे तो एन सी एक ए की घात n माइनस एक बी की घात एक, और इसी तरह आगे चलते जाएंगे तो ए की घात तो कम होती जाएगी और बी की घात घटती जाएगी। ठीक, सॉरी, ए की घात तो घटती जाएगी और बी की घात बढ़ती जाएगी, और अंत में जो पद आएगा वो एन सी एन पे आएगा। ए की घात यहाँ पे जीरो हो जाएगी, बी की घात यहाँ पे एन हो जाएगी। मतलब हर एक पद में ए और बी की घात मिलाकर सबका योग एन के बराबर होना चाहिए। एनसीआर का मतलब तो आप जानते ही हो, एन में से आर वस्तुओं के चयन के तरीके, जिसका सूत्र भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। एनसीआर बराबर हो जाता है फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस आर। और यहाँ पे फैक्टोरियल एन का मतलब ये होता है कि एन तक के सारी प्राकृत संख्याएं जो होती है उन सबका योगफल। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सॉरी योगफल नहीं, उन सबका गुणनफल। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और मान लो यहाँ पे ऐसा हम लोग बना दे कि हमारे पास इस तरह से बन जाए 1 प्लस एक्स इस पूरे की घात n। ए की जगह तो एक रख दिया, बी की जगह x रख दिया, तो ये अपने पास इस तरह से बन जाता है एन सी जीरो। एन सी जीरो एक की घात तो देखो कुछ भी लो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा गुणा होने पे। तो ये अपने पास बन जाएगा एन सी जीरो एक्स की घात जीरो। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बनेगा एन सी एक। अब आना है एन सी एक, एक एक बढ़ता चला जाएगा तो x की घातें भी बढ़ती चली जाएगी, x की घात एक आ जाएगी। फिर एन सी दो आएगा तो x की घात दो आ जाएगी, और इसी तरह आगे तक चलता रहेगा। यहाँ से एन सी एन आएगा तो x की घात n आ जाएगा। अब चलते हैं सवाल में। जैसा सवाल में बोला है हम लोग प्रसार कर देते हैं। पहले पूरा व्यंजक जो है, इस पूरे व्यंजक को मैं y के बराबर मान लेता हूँ, जो कि दे रखा है 2 की घात 3n माइनस में 7n माइनस में 1। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ से अगर मैं 2 की घात 3n को इसमें मतलब घात केवल n रख लूं और 2 की घात 3 को अलग एक पद बना दूं तो 2 की घात 3 8 के बराबर होता है। तो हमारे पास y किसके बराबर बन जाएगा, 8 की घात n माइनस में 7n माइनस में 1। अब देखो इसको भी मैं बनाना चाहता हूँ 1 प्लस एक्स के रूप में, तो वो 7n के रूप में बन जाएगा। देखो खोलने पर ये अपने पास बनेगा 1 प्लस 7 इस पूरे की घात n माइनस में 7n माइनस में 1। अब इसका प्रसार कर सकते हैं, तो प्रसार करेंगे तो देखिए y बराबर में अपने पास हो जाएगा एन सी जीरो एक की घात n और अपने पास 7 है उसकी घात जीरो बच जाएगी, तो लिखेंगे 7 की घात जीरो प्लस एन सी एक 7 की घात एक। फिर आगे बढ़ेंगे एन सी दो 7 की घात दो, और आगे इस तरह से चलते जाएगा। और एन सी एन में 7 की घात हो जाएगी n, फिर माइनस में 7n माइनस एक पहले से ही है। अब इसमें देखिए जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। हम लोग जानते हैं कि एन सी जीरो जो है उसका मान एक होता है, एन सी एक है इसका मान एन के बराबर होता है। आगे वाले पदों को हम लोग खोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी केवल दो पदों को खोलने की जरूरत है क्योंकि ये कटने वाले हैं। यहाँ पे देखो इसका मान एक इसका मान एक, तो ये एक बन जाएगा। इसी तरह इसका मान 7 और इसका मान n, तो ये 7n बच जाएगा। और बाकी जो बचा हुआ है उसमें से हम लोग उभयनिष्ठ ले लेंगे 7 की घात दो, तो 7 की घात दो जैसे ही उभयनिष्ठ आएगा तो अंदर बच जाएगा क्या, एन सी दो 7 की घात जीरो। फिर आगे बढ़ेंगे एन सी तीन 7 की घात एक, और आगे तक इस तरह चलता जाएगा। और अंतिम पद जब एन सी एन आएगा वहां पे 7 की घात n माइनस दो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 7n माइनस एक पहले से ही है, तो ये पूरा कट जाएगा अपने पास। कौन सा एक और 7n आपस में कट जाएंगे। अब इसमें 7 की घात दो तो अलग आ जाएगी और अंदर जो भी बचा हुआ है वो एक पूर्णांक राशि है, तो y का मान किसके बराबर आ जाएगा, 7 की घात दो। अंदर का जो भी है उसको पूर्णांक i के बराबर मान लेते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 49 गुणा में i के बराबर। मतलब ये जो भी मान है y का, ये 49 i के बराबर आ गया, मतलब 49 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो अब देख लेते हैं, इसमें बोला है किससे भाज्य है, तो 49 से विभाज्य है। तीसरे विकल्प में ये दे रखा है, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।